चलो, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एमएसटीसीटी। इसमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर के ऑफ एक्स दिया था तो कल में हम जो देख रहे थे इसकी वैल्यू ऐसी दी जाती थी 1, 2, 3, 4, इसको ना जो डेटा जो है जिसमें कॉमा 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 दिया जाता है वो डिस्क्रीट डेटा होता है। एक्चुअली दिस इज द डिस्क्रीट डेटा जिसके अंदर वो इंटरवल से आता है। लेकिन आज जो हम लोग करने वाले हैं ना इसको डीआरवी भी बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट मतलब क्या, बीच में कॉमा कॉमा है तो एक के बाद फिर 2 आता है, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। लेकिन उसमें ना वो बीच वाला जो पॉइंट है 1.2, 1.3, 1.5 वो वाले हम लोग कवर नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते थे। लेकिन आज का जो लेक्चर है तुम्हारा इट इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन सीआरवी, और सीआरवी का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट वाला जो पार्ट था जिसमें हम लोग जो कॉमा कॉमा कर रहे थे उसमें पूरा के पूरा उसका जो यूज था वो कंप्लीट था तुम्हारे एडिशन सब्सट्रैक्शन में, मोस्ट एडिशन पे। और जहां पे हम लोग देख पा रहे थे एक्स की वैल्यू ऐसी दी जाती थी 1, 2, 3, 4, लाइक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सीआरवी जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इसमें तुमको सारे डेटा यूज होंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 और 2 की, तो 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स लाइक 1.3 है, 1.5 है, 1.9 है, वो सब के सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। और तो ये जो कंटिन्यूएशन जो है एक से लेकर 2 के बीच का उसको बोलते हैं सीआरवी। सीआरवी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन का पार्ट है, होगा कैसे देखना। वहां पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दूं, एफ ऑफ एक्स वहां पे डीआरवी में के ऑफ एक्स था जिसमें एक्स का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 लिखते थे, यहाँ पे सेम है के, लेकिन यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू तुमको ऐसे दिया जाएगा 1 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 3 के बीच में जितने भी वैल्यूज है एक्स के, वो सारे के सारे वैल्यूज हम लोग कंसिडर करेंगे, वो सब के सब पकड़ में आएंगे हमारे। और इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोग टेबल यूज नहीं कर सकते। वहां पे पॉइंट था पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, यहाँ पे पॉइंट है पीएमएफ। और पीएमएफ का फुल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब यह है कि फंक्शन, कोई भी फंक्शन रहा एफ ऑफ एक्स, उसको अगर फुल रेंज में अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तुम, फुल रेंज में जितने भी नंबर्स पॉसिबल है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। अब लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये यूज नहीं होता -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। हमारे जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, हमारा मैक्सिमम और मिनिमम रेंज ना तुम्हारा 1,3 है, तो ये हम लोग 1,3 यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स है इस दुनिया के लाइक -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, सभी के लिए ये एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है 1। वहां पे हम लोगों ने कल क्या किया था, प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया था। यहाँ पे ऐड नहीं करना, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। कहां से कहा, फुल रेंज में जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन पे इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन करने के बाद उसका आंसर हमेशा 1 होता ही है। उसको अगर ये 1 होता है उसको बोला जाता है पीएमएफ। तो वहां पे हम लोग जो के की वैल्यू निकाल रहे थे, कैसे निकालते थे, सारे को सबको सब ऐड कर दो, इक्वल्स टू 1 करा दो, वहां से तुमको के मिल जाएगा। यहाँ पे वैसा फंडा नहीं है। पीएमएफ में, आई मीन सीआरवी में क्या है, तुमको इंटीग्रेट करना है पूरे फंक्शन को, जो भी तुम्हारी रेंज दी गई है उस रेंज से, और इंटीग्रेट करने के बाद में वैल्यूज पुट डाउन कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको इसी के लिए बोला गया, मैंने पहचाना कैसे, मैंने डीआरवी और सीआरवी को पहचानने का तरीका ये साइन है। कल का क्वेश्चन अगर ये होता तो मैं इसको ऐसा लिखता 1, 2, 3, ये हो गया डीआरवी, डिस्क्रीट। और ये इंटीग्रेशन है, आई मीन लेस देन ग्रेटर देन यूज कर रहा है, उसको बोला जाता है सीआरवी, राइट। अब क्या करना है देखो, यहाँ पे अगर तुमको के की वैल्यू पूछी गई है तो फुल रेंज को इंटीग्रेट कर दो। पहले फुल रेंज कौन सा है तुम्हारा, 1 से लेकर 3, तो 1 से लेकर 3 को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। किसको, फंक्शन को। फंक्शन क्या है तुम्हारा, के ऑफ एक्स है, तो आ गया मेरा के ऑफ एक्स। किसके साथ इंटीग्रेट कर रहा मैं, एक्स के साथ, तो के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, और लिमिट चेक करना 1 से लेकर 3। अब अगर इंटीग्रेशन की लिमिट अगर मैं रख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर बन रहा है 9, 1 का स्क्वायर बन रहा है 1 इज इक्वल टू 1, तो के का वैल्यू बन रहा है 1/8। ऐसे निकालते हैं इस वाली इक्वेशन में के का वैल्यू। और अगर सपोज तुमको ये इसी के साथ अगर ऐसा भी बोला गया है कि भैया पी ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन सपोज 2 बताओ, और पी का वैल्यू एक्स, मतलब पी का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सपोज मैं 3/2 बताऊं, तुमको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने।
ठीक है, पहला वाला क्या बोला है, एक्स का वैल्यू लेस देन 2 के लिए सॉल्व करो, दूसरा बोला है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 के लिए सॉल्व करो। अब तुमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो सिस्टम बनी है बस इस रेंज में बनी है, 1 से लेके 3 तक की तुम्हारी सिस्टम है, और 1 से लेके 3 तक के रेंज में जितने भी नंबर्स पॉसिबल है तुमको यही यूज करना है। अगर मैं बात ये कर रहा, सिस्टम ही 1 से लेके 3 के बीच में मतलब डिपेंड कर रही है, मतलब बनाई गई है, उसमें अगर तुमको क्वेश्चन पूछा कि एक्स का वैल्यू 2 से छोटा है, अब x इज लेस देन 2 मतलब कितना छोटा, कहां जाके रुकेगा वो, x इज लेस देन 2 मतलब वो जाके रुकेगा 1 तक। तो इंटीग्रेशन तुम्हारा ऐसा दिखेगा, थोड़ा पेन ये लेता हूँ, इंटीग्रेशन में कहां से कहां, वो 2 से छोटा बोल रहा है, 2 से छोटा होके कितना छोटा आएगा, 1 से। तुम्हारा जो सिस्टम बना है वो 1 से छोटा नहीं हो सकता और 3 से बड़ा नहीं हो सकता, वो जो भी खेलना है इन दोनों के बीच में खेलना है। और ये अगर बोल रहा है 2 से छोटा है तो तुम्हारा इंटीग्रेशन बनेगा 2 और यहाँ पे 1, और ये आ गया तुम्हारा के ऑफ एक्स dx। लेकिन तुम ऑलरेडी के का वैल्यू निकाल चुके हो, तो के का वैल्यू 1/8 था लास्ट वाले क्वेश्चन में। कल बस यही किया था हम लोगों ने, कल अगर यही क्वेश्चन में ऐसा देता पी ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कॉमा फिर एक्स का वैल्यू लेस देन 2, हम लोग एडिशन करवा देते, यहाँ पे एडिशन नहीं करना, इंटीग्रेट करना। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें, 1/8 तुम्हारा आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट चेक करना 1 से लेके 2 है, 1/8 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, तो आंसर इज 3/8। ये तुम्हारा इसको बोला जाता है सीआर, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब यही क्वेश्चन अगर तुम यही मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन अगर मुझको सॉल्व करना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला यह गया है कि x का वैल्यू 3 बाय मतलब 3/2 से बड़ा चाहिए, और 3/2 मतलब तुम्हारा 1.4 आएगा। अब ये जो इक्वेशन तुम देख पा रहे हो 1 से लेके 3 के बीच में, ये पूरे इक्वेशन में x का वैल्यू 3/2 से बड़ा है। अब x का वैल्यू अगर 3/2 से बड़ा है तो कितना बड़ा हो जाएगा, 3 से बड़ा तो हो नहीं सकता। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट है तुम लोगों की, अगर अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया नहीं है तो अपने आप बन जाएगा, अगर दिया है तो कोई बात नहीं। अगर किसी ने ये बोला होता कि 2 से लेकर 3 के बीच में बता, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता उसको। लेकिन यहाँ पे उन्हें इतना ही बोला है कि x का वैल्यू 3/2 से बड़ा है, 3/2 मतलब 1.5 है, और 1.5 से बड़ा मतलब कितना बड़ा हो सकता है, 3, इससे ज्यादा तो बड़ा हो नहीं सकता। तो इंटीग्रेशन आ गया तुम्हारा 1/8, तो हर बार सेम रहेगा इंटीग्रेशन में, यहाँ पे रख सकते हो तुम्हारा 3/2 से लेके, ये 3/2 से लेके 3 इंटीग्रेट कर दो, सिंपल इंटीग्रेशन, जिनको फॉर्मूले नहीं पता, x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और कांस्टेंट अगर रहा उसका इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई करके हो जाता है। ये तुम्हारा सी डी एफ, सॉरी ये उसको बोला जाता है CRV। कल वाला और ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां पे हम लोग एडिशन यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। कुछ से कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। इसके ना ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वर्डिंग्स में आते हैं, वो वर्डिंग्स पे एक बार ध्यान, एक दो क्वेश्चन करवाते हैं तुम लोगों से पहले, फिर जो वर्डिंग वाले क्वेश्चन है वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिए, मेरा काम खत्म, इतना ही पॉइंट है एक्चुअली। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, दिया गया है के एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 4 है, जीरो अदरवाइज। तुमको पूछा गया है पी ऑफ एक्स लेस देन 2, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, और तीसरा क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स का वैल्यू, एक्स जो है एक से बड़ा है और 3 से छोटा है। तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, आंसर बताना है। सेम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफनेस कुछ है नहीं, फंडामेंटली आंसर निकल जाएंगे उसमें। चलो कर दो जरा, थोड़ा फास्ट बोलो, के का वैल्यू कितना आ गया वैसे, के का वैल्यू मैं डिस्कनेक्ट हो गया था आई गेस, के का वैल्यू कितना आया, 1 by मेरी आवाज, 21. हाँ ओके आवाज 1/21। 1/21, ओके आई गॉट के जिसका वैल्यू 1/21 है। आगे बोलो, दो क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व करके बताओ जरा क्या आंसर आएंगे इनके।
1/21 ओके। पहला अगर 1/21 आ गया तुम्हारा के का वैल्यू, तो पहला वाला इंटीग्रेशन पे चला जाना, शिफ्ट हो जाना, जिसमें बोला यह गया है कि तुम्हारा x का वैल्यू 2 से छोटा है। अब 2 से छोटा मतलब ऐसे कितने नंबर है तुम्हारे पास, कहाँ जाके रुकेगा वो 1 तक, क्योंकि 2 से मतलब इस इंटीग्रेटेड सिस्टम ही बनी तुम्हारे 1 से लेकर 4 के बीच में। वो 1 से छोटा नहीं हो सकता और 4 से बड़ा नहीं हो सकता। क्या आया है किसी का पहले का आंसर? इंटीग्रेशन सॉल्व करना है डायरेक्टली, तुम इसको एक और तरीका भी है। पहले तुम या तो फिर एफ ऑफ एक्स से निकालो, सबसे बेस्ट एफ ऑफ एक्स, क्योंकि सबकी इंटीग्रेशन सेम ही करने। पहले का 1/9। 1/9 ओके, हो सकता है, नो आइडिया। Yes, 1/9. 1/9 ऑल राइट। वन बाय नाइन। देखो सबसे पहले क्या करना है तुम लोगों ने, इंटीग्रेशन जो दिख रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स को बना लो पहले, फुल स्केल में इंटीग्रेशन करवा दो। फुल स्केल कहाँ से कहाँ है, 1 से लेके 4 है, तो 1 से लेके 4 में ना पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करके उसको एक्स कर दो, इक्वल टू 1 कर दो, सॉरी ये dx है। तो के तुम्हारा बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x³ अपॉन 3, और ये x³ अपॉन 3 आया, यहाँ से लेके 4 है, आंसर इज 1 बनेगा ना। 4 का क्यूब कितना आ रहा है, 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 1 63, 63 डिवाइड बाय 3 बन रहा है 21, तो के का वैल्यू आई गेस 1/21 आ रहा है। ये सही है या गलत है? 1/21 तक ओके है? Yes, sir. Okay. यस ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है। अब डन, यहाँ तक हो गया। देखो ये वाले क्वेश्चन में ना, अरे यार ये कहाँ आ गया, ये वाले क्वेश्चन में ना, तो मैंने तुमको अगर सपोज 3-3 4-4 क्वेश्चन अगर दिए, तो सबको इंडिविजुअल इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये झमेले में ना पड़ते हुए सबसे बेस्ट एक चीज और भी है कि डायरेक्ट ना तुम एफ ऑफ एक्स से बना के रखो, बाद में जैसे लगे वैसे सर्व कर देना। आई मीन टू से, अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हारे सामने है, तुम देख पा रहे हो, क्या मेरा आंसर यही आएगा x³ अपॉन, क्या मैं तुम देख पा रहे हो 63? हेलो, हेलो, कैसे यस Yes, लाया sir. मैंने, कैसे लाया मैंने, कैसे लाया? देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आना था, x²। देखो बाद में ना, मेरे को फंक्शन तो वही है ना, फंक्शन थोड़ा ना चेंज होने वाला, फंक्शन तो लास्ट तक वही रहेगा। एफ ऑफ एक्स तो ये थोड़ी बदलेगा, बस के भी तुम्हारा वही है, x² भी तुम्हारा वही है, बस वैल्यू बदलने वाली है हमारी, बाकी कुछ नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम इसको पहले इंटीग्रेट तुमने ऑलरेडी करके रखा, ये रहा तुम्हारा इंटीग्रेशन x²/3। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, के का वैल्यू रख दो ना उसके अंदर, लिमिट्स मत रखना, बस लिमिट्स अपन क्वेश्चन पे छोड़ते हैं। अब ये मेरा x²x³ बन गया। अब मेरा पहला जो क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा शांति से करना। ये बोल रहा है भैया कि x का वैल्यू 3 से बड़ा है और सिस्टम यहां से यहां तक है। 3 से बड़ा मतलब कितना बड़ा, 4 तक, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो ये बनेगा तुम्हारा इंटीग्रेशन में 3 से लेके 4 आने वाला था, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/63 भी बाहर आ गया। ये x³ का अपर लिमिट है तुम्हारा 4 और लोअर लिमिट है तुम्हारा 3। क्या बोलते हो? हेलो, अरे हाँ या ना? यस यस तो कर दो आंसर फिर, 1/63 आ गया, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, जो भी आंसर आएगा वो आंसर तुम्हारा। कैलकुलेशन 37. मैनेजर 37 आ रहा है, 37 अपॉन कितना, 37/63 आई गेस। 63। काटना है काटो, नहीं काटना है मत काटो, मैंने कि उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब मैं इसको सॉल्व किया 3 से बड़ा, अब मुझको इसको सॉल्व करना है। ये क्या बोल रहा है, पी का वैल्यू 2 से छोटा है। अब तुम्हारा सिस्टम कहाँ से कहाँ बना है, 1 से लेके 4 तक, और 1 से लेके 4 तक के सिस्टम में अगर वो बोल रहा है कि मैं 2 से छोटा हूँ, कहाँ आके रुकेगा वो, 1 पे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसी इक्वेशन को x³ अपॉन 63 को ही तू लपेट दो ना 1 से लेके 2 के बीच में। तो आंसर बनेगा 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, 8 माइनस 1 7, 7/63 इज 1/9 आई गेस। 7 9 63 ना, 7 9 का 63 हो यस गया सर। तुम्हारा ये भी सॉल्व।
अब ये तो रेडीमेड था, ये तो ऑलरेडी रेडीमेड था क्योंकि दोनों लिमिट दे के रखे, तो अपर माइनस लोअर कर लो, अपर 3 है लोअर 1 है, तो ये फिर से एक बार 1/4 तुम्हारा साइड में आएगा, 1/63 तुम्हारा साइड में आएगा, अपर माइनस लोअर राइट, 3 का क्यूब 27 है, 3 का क्यूब 27 माइनस 1 इज 26, तो 26/63 लास्ट वाले का आंसर था, यही था, गॉट इट, यस सर। यही आंसर आए थे सभी के, जिस किसके भी आ गए, ठीक है। चलो कर लेते हैं फिर अभी अच्छे क्वेश्चन थोड़े जो तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है। मैं थोड़े ये तुम्हारे थोड़े फोटोज निकाल लिए तुम्हारे बुक्स के। पहला तो इस पे जाते हैं, कुछ इसको बाद में करेंगे। ठीक है। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, पूरे के पूरे सॉल्व नहीं करने वाले, ठीक है। तुम्हारे नोट्स का एक फोटो निकाला मैंने, क्वेश्चन लिखने को टाइम जाए इसलिए, बच जाए इसलिए। देखो ये तुम्हारा भाग HABD के क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मेरे सर पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला, नॉट सर पे एक्चुअली, ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड। के ही पूछा है उन्होंने, के कोई पूछा है, लगा दो फिर क्या आंसर आएगा, अगर के ही निकालना है तो। चलो जल्दी थोड़ा, कितना आया तुम्हारा के क्या वाले बताओ। औरंगाबाद। औरंगाबाद 1/12 हो सकता है, आंसर नहीं, मैंने बस क्वेश्चन निकाले वहां से, आंसर 1/12 भी है, क्योंकि के निकालना है ना, तो फुल स्केल में डिवाइड इंटीग्रेट कर दो। फुल स्केल क्या है, 0 से लेके 3, तो इंटीग्रेशन को 0 से तो इंटीग्रेट तो करोगे, C सी आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ओके। नो आइडिया, मेरे पास आंसर नहीं है उसके, देखना पड़ेगा सॉल्व करके। 1/12 1/12 ऑल राइट। देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 कर दो, बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका, फुल स्केल में इंटीग्रेट कर दो, इक्वल टू 1 कर दो। इंटीग्रेशन 0 से 3 इज इक्वल टू 1 है वो, x/6 का इंटीग्रेशन बन रहा है x²/12, और k का इंटीग्रेशन बन रहा है kx, लिमिट 0 से 3 है, तो 0 से 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9/12 इज 3/4 प्लस 3 इंटू के इज इक्वल टू 1, 3/4 माइनस 1/4 इज 1/4 आई गेस, हाँ 1/4, 1/4 सही है ना, हाँ 1/4 इक्वल टू 3 है, तो 3k का वैल्यू अगर 1/4 बन रहा है तो k कितना बन रहा है, 1/12। औरंगाबाद, इजी था, इंटीग्रेशन ही करवाना, और क्या करना है इसमें, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई, ये कंफ्यूजन बाद में हो जाती है। अगर ये क्वेश्चन देख रहे हो ऊपर वाला, तो टेबल बनाया हुआ है, इसका मतलब ये डीआरवी का क्वेश्चन है, डीआरवी मतलब जिसमें कॉमा कॉमा होता है, और इस वाले क्वेश्चन में जब तुम देख पा रहे हो लेस देन ग्रेटर देन की बातें कर रहा है वो, लेस देन ग्रेटर देन होता है तुम्हारा सीआरवी, जो तुम्हारा कंटिन्यूअस वाला होता है, तो उसमें आंसर तुमको इंटीग्रेशन से सॉल्व करवाने होता है। नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, देखो ऐसा कुछ दिया है, जब भी लेस देन ग्रेटर देन की वैल्यू करे बात करेगा वो, तुमको वैसे ही सॉल्व करना है। बाकियों को पता नहीं था क्या लेक्चर है आज, बहुत से लोग हैं नहीं तुम्हारे बैच के। नीचे वाला भी क्वेश्चन तुम देख सकते हो, सेम है, लेस देन ग्रेटर देन के जहां जहां क्वेश्चन आएंगे वहां वहां तुमको इंटीग्रेशन करवाना है। यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी रेंज ही वही है, एक्स के लिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये रहा तुम्हारा इंटीग्रेटिव फैक्टर, तो के को बाहर ले रहा हूं मैं, ए के पावर में माइनस थीटा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1,
अब मैटर एक्स के साथ है, ई रेस टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई इज अ गरीब फंक्शन ना, उसका डिफरेंशिएशन भी ई है और उसका इंटीग्रेशन भी ई है। तो क्या तुम्हारा एज इट इज आया, इस ई का इंटीग्रेशन ई के पावर में माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा, जिसकी तुम लिमिट्स चेक कर रहे हो, 0 से लेके इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 है। अब ये माइनस थीटा को थोड़ा टाइम मैं साइड लेता हूँ, कि माइनस के बाय थीटा कर देता हूँ, उसको ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। जब थीटा एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे ना, वो बन जाएगा ई के पावर में माइनस इन्फिनिटी, और ई के पावर में माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो इसका आंसर तुम्हारा 0 दिखेगा। माइनस जब तुम 0 रखोगे तो आंसर उसका 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 1 है। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस के हो गया इक्वल्स टू थीटा, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, ओनली थीटा। क्या किसी का भी नहीं आया था तुम में से, किसी का भी आंसर नहीं आया था क्या, थीटा का वैल्यू, आई मीन के का वैल्यू थीटा? नहीं सर। कोई बात नहीं, थीटा इज वाज द आंसर। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो यार, हो जाएगा ना, ये तो होने चाहिए सारे, एक भी क्वेश्चन नीचे नहीं आना चाहिए था, ये बीडी के क्वेश्चन है। ठीक है, टेबल का है, शायद थोड़े फोटोज कम पड़ गए, ये कर लो, तब मैं कुछ और क्वेश्चन निकालता हूँ। मैंने शीट बनाई है एक्चुअली, मैं तुमको वो थोड़ा बहुत एडिटिंग बाकी है उसका, इसलिए मैं तुमको शीट नहीं भेजी। वो ना एक ही क्वेश्चन आता है एक्चुअली और पेपर में तुम्हारे, वो ना कुछ बेल वाला है, बेल को कुछ 2 मिनट के बाद बेल भेजने वाले, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मिल गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हारा क्वेश्चन ना 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 0 से लेके 1 में ए एक्स है, राइट, फिर 1 से लेके 2 में ए है, उसके बाद 2 से लेके 3 में 3a माइनस एक्स है। और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक्चुअली क्वेश्चन जो बना है वो बना है 0 से लेके 3 के लिए, लेकिन 0 से लेके 3 तुम्हारा 3 हिस्सों में टूटेगा और तीनों हिस्सों का अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, बोल दो जरा आंसर का, अगर किसी का बन गया तो। नंबर 10 करें ना हम लोग, हाँ। 0 से लेके 1 वो एक्स को इंटीग्रेट करना है, उसके बाद 1 से लेके 2 में ए को इंटीग्रेट करना है, 2 से लेके 3 में तुमको 3a माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना है, और वहां से तुमको ए का वैल्यू मिलेगा। चेन्नई। चेन्नई आ रहा है 1/2, ओके, हो सकता है। हो गया, चैप्टर खत्म होने को आया तुम्हारा, यही पॉइंट बाकी था कल का। चलो कर दो इंटीग्रेशन फिर। अभी क्या करना है, 0 से लेके 1 में 3 बार तोड़ना है क्वेश्चन को तुमको, बस 0 से लेके 3 पूरा इंटीग्रेशन है, 0 से लेके 3। लेकिन ना मैं 0 से लेके 3 को वो डायरेक्ट नहीं ले रहा, वो तोड़ के इंटरवल में ले रहा है। उसने पहला तोड़ा 0 से लेके 1 में, फिर उसने तोड़ा कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 2 में, फिर उसने तोड़ा 2 से लेके 3 में, और 3 से ज्यादा वो 0 बता रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व करो इधर से। ठीक है, 0 से लेके 1 में वो क्या दे रहा था, ए एक्स दे रहा था, 1 से लेके 2 में वो दे रहा है ओनली ए, और 2 से लेके 3 में वो दे रहा है 3a माइनस ए एक्स। यहाँ पे dx है, इधर तुम्हारा dx है, इधर तुम्हारा dx है। अब इंटीग्रेट करना है खाली, इक्वल टू 1 भी तो है, क्योंकि पीडीएफ पीएमएफ होगा ही होगा। अब जब तुम सॉल्व करना है तो कर दो ना, सिंपल से इंटीग्रेशन के फंडे है। क्या लगाओगे, a एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस a एज इट इज, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस a एज इट इज x²/2। बस लिमिट्स अलग अलग है सभी के, ये लेके 2 से लेके 3 है, ये 1 से लेके 2 है, ये 0 से लेके 1 है, इज इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व करने से पहले वैल्यूज रख दो, तो x का वैल्यू अगर 1 है तो ये बन रहा है a/2, x का वैल्यू अगर 2 है तो 2 माइनस 1 1 बन के वापस आ रहा है a। ठीक है, प्लस 3a एज इट इज, 3 माइनस 2 बन रहा है 1,
मैं इस x को रिप्लेस कर रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। 3 - 2 बन रहा है यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये -a/2 साइड में आया, x स्क्वायर को रखना है, तो 3 का स्क्वायर बन गया 9 और 2 का स्क्वायर बन गया है 4, तो 9 - 4 बन गया है 5, तो यहाँ पे आ रहा है 5, तो मतलब ये अल्टीमेटली बन रहा है 5a/2 इज इक्वल टू 1 है। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो 3a + a बन गया तुम्हारा 4a, ठीक है। मेरे थोड़े हेड के ऊपर देखना, ये बना तुम्हारा 4a। उसके बाद ये a/2 - 5a/2, a/2 - 5a/2 दोनों का बेस सेम है, तो आंसर बन रहा है -2a। -2a इक्वल्स टू 1, तो 2a इक्वल्स टू 1 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं a का वैल्यू हाफ बन रहा है, हाफ। a इक्वल्स टू 1/2। देख लो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो इंटीग्रेशंस में। जिनका भी नहीं आया कोई एक वॉलंटरली बताओ मुझको, गड़बड़ कहाँ हो रही है अभी, इंटीग्रेशन में हो रही है क्या? नहीं सर, वो स्प्लिट कैसे हुआ वो बाद में समझ सर में आया। क्वेश्चन में दिया था ना उन लोगों ने, यहाँ पे देखो ना, इसको इसको स्प्लिट वाइज बोलते हैं एक्चुअली। ये तुमको ये पूरा 0 से लेकर, अब तक क्वेश्चन में क्या था, 0 से लेकर 3 दिया था ना, अब यहाँ पे 0 से लेकर 3 ही आई है, लेकिन हर एक किसी इंटरवल अलग अलग दिया उन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अभी जो जिसके बारे में बात कर रहा था ना, मतलब घूम फिर के ना तुमको यही आना है एक्चुअली, इसी क्वेश्चन के लिए आना है। बस कुछ नहीं, वर्डिंग के इश्यूज है, बाकी कुछ नहीं। ये वाला बोर्ड्स में भी आता है हमेशा, सीट में वही फेंक रहे हो वापस उसको। a का वैल्यू 1/5 दिया है 0 से लेके 5 के बीच में, अगर क्वेश्चन में x ही नहीं तो इंटीग्रेट कहाँ किसको करोगे, इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी तो नहीं आती क्योंकि x ही नहीं है क्वेश्चन में। बस वो मेरे को ना, वो इसका वर्डिंग का मतलब बताओ, क्या वर्डिंग का मतलब क्या था, वो जो वर्ड उसने जो यूज किया है कि तुम्हारा जो वेटिंग पीरियड जो है वो 4 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा वेटिंग पीरियड जो है वो 4 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, क्या हुआ इसका मतलब? सर 0.8 आहे आन्सर. 0.8 आहे की मला माहिती नाहीये, माझ्याकडे फक्त क्वेश्चन आहे, आन्सर आहे, आन्सर ऍक्च्युअली बॉम्बे. येस, बॉम्बे इज द आन्सर, 0.8. कैसे? देखो क्या बोल रहा है, 0 से लेके 5 सेकेंड 5 मिनट्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं उसमें, और तुमसे वो ये पूछ रहा है कि तुम्हारा वेटिंग पीरियड जो है 2 मिनट से 4 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 4 मिनट से ज्यादा नहीं हेलो मतलब सर। अपर लिमिट बन गया, वो अपर लिमिट क्या होगा उसका? 0 से लेके 4, किसके लिए इंटीग्रेट करना है? 1/5 के लिए। अब इसके पास x है ही नहीं ना, तो इंटीग्रेट क्या खाक करोगे? तो 1/4 तुम्हारा 1/5 बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट 4, तो 4/5 एंड 4/5 नथिंग बट कितना आ रहा है? 0.8। खत्म हुआ बात, दैट्स इट। सेम क्वेश्चन 1920 में भी है सेम। अभी वो तुम्हारा बीडी था, सॉरी पीडी था, शिफ्ट हो रहे बीडी पे। उसमें से एक छोटा चैप्टर है बीडी, फुल फॉर्म बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर खत्म होता है ये वाला भी, यहाँ पे 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता है सीईटी का, लेकिन अभी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तुम्हारा क्योंकि एग्जाम लेस देन अ मंथ बाकी है अभी। क्या दिया है यहाँ पे देखो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला तुमको याद होगा ही, पी ऑफ एक्स का। याद है किसी को? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, किसको याद है? किसको याद है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? हेलो, हेलो, अरे बोलो, किसी को तो याद होगा। आवाज तो है मेरी या आवाज गई? आवाज सुन पा रहे हो? तो बोलो ना। पीडी का फॉर्मूला बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो हम प्रोबेबिलिटी में यूज करते थे, किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। होने की प्रोबेबिलिटी पी है, वही चीज न होने की प्रोबेबिलिटी अगर क्यू है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस।
होने की प्रोबेबिलिटी पी, न होने की प्रोबेबिलिटी क्यू। तो अगर दोनों का मिक्सचर जो है, दोनों का सम जो है पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 बनता है। अगर मैंने बोला कि 30 बच्चे पास हो गए तो अल्टीमेटली 70 बच्चे फेल हो गए। तो वैसे ही किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.3 है तो वही चीज न होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1 माइनस 0.3, जो आज की 0.7। और तुमको हमने कल बताया था प्रोबेबिलिटीज के आंसर्स, मतलब प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज कभी भी 0 और 1 के बीच में होती है, राइट। अब क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस इज क्यू। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पी ऑफ एक्स या पी ऑफ आर बोलते हैं उसको, ये होता है NCR P raised to R Q raised to N minus R. This is not your binomial theorem, right? This is the binomial distribution. मतलब क्या है, अगर सपोज कोई एक आर्चर है, कोई एक शूटर है, जिसके शूट करके टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। कोई शूटर है या कोई आर्चर है तो उसका टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.2 है, तो उसने ऐसे 10 शॉट को फायर किया, ऐसे 10 शॉट फायर किए उसने, तो वो 10 शॉट में से 3 शॉट लगने की प्रोबेबिलिटी, क्या बोल रहा हूं, एक शूटर है, एक आर्चर है, जिसमें हिट करने के बाद उसने शूट किया तो वो टारगेट को जाके एक्यूरेटली लगने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.2 है, तो वही शूटर ने अगर 10 टारगेट 10 बार अगर फायर किया है, वो 10 में से 3 लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसको बोलते हैं, इसको सॉल्व किया जाता है बीडी से। कैसे, एन जो है उसको बोला जाता है टोटल इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ उसने जो अटेम्प्ट किए हैं, आर मतलब उसमें तुमको कितने चाहिए, ठीक है, इसको बोला जाता है टोटल इवेंट, आर को बोला जाता है एक्सपेक्टेड इवेंट। तो एक्सपेक्टेड इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी होती है पी, और एक्सपेक्टेड इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी होती है क्यू। तो मैंने बोला ये था कि आर्चर ने, शूटर ने 10 बार उसको हिट किया या शूट किया, उसमें से मेरे को चाहिए 3 बार लगना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा, देखो 10 बार उसने शूट किया, उसमें से मेरे को 3 चाहिए, 10C3, 2 ब्रैकेट्स आते हैं। तो पी का पावर लगने की प्रोबेबिलिटी मतलब 0.2, और ना लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर, अगर 10 में से 2 लग रहे तो ऑब्वियसली 8 लगेंगे नहीं। तो होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.2 था तो न होने की प्रोबेबिलिटी कितना, 0.8। और ऐसा अगर बन गया है तो देखो प्रोबेबिलिटी 3 हिस्सों में लगने की, मतलब 3 शॉट लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2 लगने की है, उसका पावर बन गया 3। वैसे ही अगर 10 में से 3 लगे हैं तो ऑब्वियसली 7 तुम्हारे लगे नहीं, इसका आंसर कितना बना तुम्हारा 7। इसको सॉल्व करो, खत्म हो गया। इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बीडी। अब इसके ही दो और फॉर्मूले हैं। अगर पी ऑफ आर का वैल्यू तुमको ये दिख रहा है एनसीआर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, तो इसमें पहला पॉइंट कल जैसा ही पॉइंट है जो हमने कल देखा था। पहला पॉइंट है तुम्हारा इसमें से मीन, जो पूछा जाता है बहुत बार, मीन। वहां पे जो मीन था वो अलग था, यहाँ का मीन अलग है। वो चैप्टर पीडी था, ये चैप्टर बीडी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोला यह गया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी है बायनोमियल थ्योरम का, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पी ऑफ आर दैट इज एनसीआर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर, जिसमें अगर तुमको मीन बोला गया है इस इक्वेशन का या फिर इस जो सिस्टम का, वो मीन होता है एन इंटू पी। एन कौन सा, ये टोटल नंबर वाला, पी कौन सा, होने की प्रोबेबिलिटी वाला। मीन अगर एनपी है तो वेरिएंस, दूसरा वाला पॉइंट वेरिएंस, वहां पे वेरिएंस होता था ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएंस है एनपी क्यू। एन को पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया तुम्हारा वेरिएंस। और कल जैसा ही अगर तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, रूट लगा दो, खत्म, चैप्टर भी खत्म, पॉइंट भी खत्म। फिर क्वेश्चंस करेंगे। क्या है फिर से एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज पी, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस इज क्यू। उसके बाद अगर तुमको बोला गया है कि एन एंटिटीज है, तुमको आर ही चाहिए, तुमको पूरा एन नहीं चाहिए, तो एनसीआर। अब एनसीआर सॉल्व कैसे करते पता तो होगा ही, एनसी 0 का वैल्यू 1 होता है, एनसीएन का वैल्यू 1 होता है।
NC1 का वैल्यू तुम्हारा n होता है, राइट। उसके बाद अगर तुमको किसी ने ये बोला फिर 5C2 सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व कैसे करोगे, नीचे 2 है उसको 1 तक पार्क करो, 2 into 1, और जो 5 है उसको 2 बार पीछे लिखना है, तो 5 into 4, तो आंसर कितना हो रहा है तुम्हारा 10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस वगैरह वगैरह। कुछ पूछना है किसी को, कुछ पूछना है क्या? कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही करते हैं फिर। इस पर ज्यादा फोकस करना, सीईटी वाले ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, मीन, वेरिएंस और एसटी। मीन का मतलब NN2P, वेरिएंस का मतलब NPQ, और एसडी का मतलब रूट के अंदर जो भी वेरिएंस रहेगा तुम्हारा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन थे उसमें निकाल लेते हैं। दिस इज MST CET। एक काम करते हैं, वो मत करो, पहले ये करो, ये पहले करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग आंसर करेक्टली, ये वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग आंसर करेक्टली, उससे अच्छा तुमको पहले एटलीस्ट और एटमोस्ट का डिफरेंस बता देता हूँ। एक सेकंड रुक जाना, एटलीस्ट ऑटमोस्ट कर लेंगे अपन। ठीक है अभी वो पहले समझा देते हैं फिर कर लेंगे। सपोज ना 10 इवेंट हो रहे हैं, 10 इवेंट, तो 10 इवेंट जो होते हैं उनकी जो होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, और जो होने का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो होता है P(0) प्लस P(1) प्लस P(2) प्लस P(3), लास्ट तक ये जा रहा है P(10) तक, और सारी प्रोबेबिलिटीज मिला के आंसर इवेंट को पूरा पूरा करती है, तो आंसर होता है 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द चांसेस हैपनिंग इन अ इवेंट इज इक्वल्स टू 1। अब इससे ज्यादा तुमको लोग ऐसे पूछेंगे कि इसमें पहला वर्ड होता है एटलीस्ट, और दूसरा वर्ड होता है एटमोस्ट। बाकी तो तुम समझदार हो, किसी ने ये पूछ लिया सबसे पहले P(x) ग्रेटर देन मेरे को 7 चाहिए। अब तुम लोग को पता है 10 इवेंट हो रहे हैं, ये इवेंट था प्रोबेबिलिटी ऑफ न होने का, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये इवेंट था 10 में से 3 इंसिडेंट्स या 3 बार होने का, या 2 बार होने का, 1 बार होने का, 10 में से 10 बार होने का। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तुमको पूछा है कि एटलीस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग ग्रेटर देन 7। तो इस बार तुमसे पूछा है 7 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 8, 9 और 10 सॉल्व करना है। और ये 8, 9, 10 या फिर जो 7, ये जो R की वैल्यूज होती है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ R। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, 8, 9, 10 को, आंसर बनेगा 10C8, ये बनेगा तुम्हारा 10C9, ये बनेगा 10C10। और ये देखो 8 बार होने का है, तो वो PNQ तुम्हारे पास अगर होता तो P के पावर में 8 डाल दो, Q के पावर में 2 डाल दो। वैसे यहाँ पे P के पावर में 9 डाल दो, Q के पावर में 1 डाल दो, एंड सो। तो वैसे ही ये तो तुमने समझ में तुम लोग समझ गए, लेकिन यहाँ पे अगर वो बात कर रहा है एटलीस्ट की, अब ये जो इवेंट है मैंने बोला है कि मेरे को एटलीस्ट 4 चाहिए, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4। इसका मतलब क्या हुआ, मुझको कम से कम 4 चाहिए, तो मतलब ये हुआ 4 और 4 से ज्यादा, क्योंकि कम से कम 4 ना, उसके नीचे नहीं चाहिए। उससे ज्यादा कहाँ हो सकता, 10 तक। बस इसी को ही पिछले वाले चैप्टर में ऐसा लिखते थे, तो तुम समझ जाते थे 4 से बड़ा है मतलब पक्का 10 से छोटा ही रहेगा। उसी को ये लोग वर्ड में यूज कर रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 4, तो आंसर R का वैल्यू बनेगा तुम्हारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये रहा R का वैल्यू। और यहाँ पे अगर बोलते एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 4, अब ज्यादा से ज्यादा 4 बोला है, तो 4 से ज्यादा वो हो नहीं सकता। मैं बोला था ना x का वैल्यू लेस देन 4, इसका तो यही तो रीडिंग है, एटमोस्ट 4। अब 4 से छोटा, कितना छोटा, आके रुक सकता है 0, 0 से आगे, 0 से छोटा कोई है नहीं, तो इसका आंसर बन जाता है 0, 1, 2, 3 और 4। ये कहाँ रखना है तुम लोग को, ये रखना है NCR वाले फॉर्मूले में। बस एक एटलीस्ट 1 अगर किसी ने बोला, ये ज्यादातर यूज यही होता है, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब ये होता है कम से कम एक चाहिए,
और कम से कम एक मतलब एक भी चलेगा, दो भी चलेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना सारा सॉल्व करने से अच्छा मैं उसके पीछे वाला सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इन सब के एडिशन 1 होती है। और क्वेश्चन में अगर मुझको ये बोला गया है कि कम से कम एक मतलब 1 से लेकर 10 निकालना है, तो इतना बड़ा करने से अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ पी ऑफ 0 को, और इसको मैं राइट में भेज दूंगा, तो आंसर बनेगा 1 माइनस पी ऑफ 0। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, और नन का मतलब होता है आर का वैल्यू 0। ठीक है, क्या तुम मेरे को सुन रहे हो? आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? कि तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया पिछले कुछ टाइम से? हाँ सर आ रही। आ रही ना? ठीक है, ओके। अब ये रहा तुम्हारा जो क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा था। चलो पहला क्वेश्चन 2016। उसमें मेंशन्ड ये है कि ई ऑफ एक्स दे के रखा है तुम्हारे पास। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है आई गेस, क्या होता है? ई ऑफ एक्स एन इंटू पी, वी ऑफ एक्स क्या होता है? एन इंटू पी इंटू क्यू, दोनों को रखना है। ई ऑफ एक्स का वैल्यू एन इंटू पी, वी ऑफ एक्स का वैल्यू एन इंटू पी इंटू क्यू, दोनों वैल्यू तुम्हारे पास दी है। वहां से एन भी मिलेगा, पी भी मिलेगा और क्यू भी मिलेगा, और सब अगर मिल गया तो एक्स का वैल्यू लेस देन 1 पे सॉल्व कर दो। आया किसी का? अरे ई ऑफ एक्स दिया है ना वहां पे। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ऑफ एक्स इज नथिंग बट मीन, मीन इज नथिंग बट एवरेज, एवरेज इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू। बीडी में, पीडी में होता था ई ऑफ एक्स का वैल्यू समेशन के अंदर एन टू पी। इस वाले चैप्टर में ई ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन, और मीन होता है एन इंटू पी। मैंने बोला था ज्यादा फोकस करना, सीईटी वाले इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब एन इंटू पी का वैल्यू 5 है, एन इंटू पी का वैल्यू 5 है। वी ऑफ एक्स क्या होता है? एन इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 2.5। ये तुम्हारा 2.5 आया है यहाँ पे। अब ई ऑफ एन इंटू पी अगर 5 है तो तुम यहाँ पे रख दो ना एन इंटू पी का वैल्यू 5। अगर तुमने यहाँ पे 5 रखा तो क्यू मिल रहा है यहाँ से। क्यू कितना मिल रहा है? 5 2.5 अपॉन 5 दैट इज आई गेस 0.5। तो क्यू तुमको मिल रहा है 0.5। और तुमको एक छोटी सी चीज पता है कि p प्लस क्यू का वैल्यू 1 बनता है, और अगर p और q ही अगर 1 बन रहा है, उसमें q तुम्हारा 0.5 है, तो p क्या बनेगा? 0.5। तो p भी बन गया 0.5। p आ गया, q आ गया, तुम्हारे पास ये रिलेशन है, रख दो इसके अंदर, तो n मिल जाएगा यहाँ से। n इंटू ये बन गया 1/2 इज इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 10। देखो तुम्हारे पास तीनों वैल्यूज मिल गई, तुमको n भी मिला है, p भी मिला है, q भी मिला है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा गया है x का वैल्यू 1 से छोटा। मैंने बोला था डीडी में भी नंबर कहां से कहां जाएंगे सिस्टम के लिए। ये सिस्टम बनी है 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 10 मैक्स, 0 से लेके 10 तक जा रहा है पूरा सिस्टम। और तुमको क्वेश्चन में ये पूछा गया कि x का वैल्यू 1 से छोटा चाहिए। 1 से छोटा कितने नंबर है? एक ही तो है, 0। तो वो अगर 0 है तो क्या पूछा? पी ऑफ 0 पूछा है। और क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास? एनसीआर p रेस टू r q रेस टू n माइनस r, जिसमें n का वैल्यू 10 दिख रहा है मुझको, तो आ गया तुम्हारा 10c 0। p और ये q दोनों पे 1/2 है। ऑब्जर्व करो, ये न होने के चांस, यही तुम्हारे p की वैल्यू जाती है, इसका पावर बन रहा है 0, ये दोनों का डिफरेंस होता है। पहले वाले को ये मिल जाता है और दूसरे वाले को इन दोनों का डिफरेंस मिलता है। 10 माइनस 0 बन गया 10। तो nc0 का वैल्यू भी 1 होता है, एनीथिंग रेस टू 0 भी 1 होता है। तो आंसर क्या बना? 1/2 रेस टू 10। खत्म आंसर। कौन सा? बॉम्बे। हो गया? किसका आया था? नहीं समझा? ठीक है, देखो सबसे पहले तुम बीडी को एक बार समझ लो वापस। पीडी और बीडी में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, दो अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन एक छोटा सा हार्डली 5 मिनट का चैप्टर ही है। तो बीडी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो होता है एनसीआर
p रेस्ट टू r q रेस्ट टू n माइनस r। किसके लिए है ये? p ऑफ r के लिए। इसको पहले समझ लो। ये r जो है, r का मतलब है एक्सपेक्टेड इवेंट। अगर तुम्हारे पास एंड इवेंट हैपनिंग, मतलब n इवेंट्स आर हैपनिंग, उसमें से तुमको n नहीं चाहिए, तुमको r चाहिए। मतलब लाइक वो नहीं बोला मैंने 10 बार शूट किया उसने, तुमको 10 में से 10 बार ठोका उसने, वो नहीं। उसको 10 में से 4, 10 में से 3, 10 में से 6 ये चाहिए तुमको। तो यहाँ पे r का वैल्यू वो होता है। तो किसी ने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू समथिंग का आंसर बताओ, तो तुमको ये फॉर्मूला यूज करना था। अब इसी फॉर्मूले से तुमको ये निकलता है, मीन निकलता है, जिसको e ऑफ x भी बोला जाता है, और v ऑफ x निकलता है, जिसको वेरिएंस बोलते हैं। अब मीन और वेरिएंस क्या होता है? n इंटू p इंटू q, सॉरी n इंटू p, ये तुम्हारा मीन है। n कहां से लाया? ये रहा n। p कहां से लाया? ये रहा p। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खाली हो गया तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। v ऑफ x क्या होता है? इनको मल्टीप्लाई करना है n, p और q को। ये तुम्हारा v ऑफ x है। अगर रूट लगा रहे हो तो ये तुम्हारा SD आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया था, एक बार क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। ये चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% आता है बीडी के ऊपर। अब ये क्वेश्चन में ये दे के रखा था कि e ऑफ x का वैल्यू 5 है। ये लिखने की ना मेथड है, उसको ध्यान मत देना, हमेशा n, p होता है। अब e ऑफ x का वैल्यू 5 है। अब e ऑफ x अगर 5, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा e ऑफ x का वैल्यू 5 दे के रखा है। देख e ऑफ x मतलब क्या? n इंटू p, जो तुम्हारा 5 बन गया है। ठीक है, पहला वाला क्लियर। दूसरे वाले बात करते हैं। इसमें उसने बोला है कि मेरा v ऑफ x का वैल्यू 2.5 है। अब v ऑफ x क्या होता है? वेरिएंस क्या होता है? n p q, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आंसर कितना है? 2.5। अब तुम्हारे पास np का वैल्यू है, रखो इसके अंदर, तो q मिल जाएगा ना। और अगर q अगर मिल गया है तो q कितना मिल रहा है? 0.5। और अगर q भी अगर 0.5, तुमको पता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, मतलब नॉट हैपनिंग के चांसेस कितने होते हैं? 1। और अगर तुमको q का वैल्यू 0.5 मिल रहा है तो p भी तो 0.5 बनेगा। तुम्हारे पास n आ गया, p आ गया, q आ गया, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। उसने पूछा क्या है? x का वैल्यू लेस देन 1 के लिए सॉल्व करो। अब हमको पता है ये शुरू ही 0 से लेकर 10 तक के हुआ है, और वो बोल रहा है कि x से छोटा चाहिए। अब x से छोटा नंबर है कौन सा हमारे पास? 0 ही तो है। तो क्या पूछा है? p ऑफ 0 पूछा है। और अगर p ऑफ 0 अगर है तो कैसे करेंगे फिर? रख दो 10c 0, 1/2 रेस टू 0, 1/2 रेस टू 10। अब c 0 भी 1 होता है, मैंने बोला ही था। इसका भी वैल्यू 1 है, ये तो तुम्हारा आंसर था। ठीक है अद्वैत, ठीक है अभी? हाँ सर। और किसी को कुछ पूछना है? ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, फिर बताओ जरा इसका आंसर। 16 वाला, ये वाला कर रहे हो? कैलकुलेशन दिया है, करो। अच्छा 2020 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, वो अगर मिल गया लकीली तो फिर उसमें कई क्वेश्चन करते हैं कुछ। ढूंढ के बोलता हूँ मैं तुमको। यहाँ पे सब कुछ दिया है, देखना एक बार, सब कुछ प्रॉपरली दिया है उन लोगों ने, तुमको बस उसी को उठाना है। n दिया है, p दिया है, q दिया है। अब npq है तो तुम्हारा आ जाएगा। वो बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 और 4 के बीच में है। तो नंबर अगर 2 और 4 के बीच में तो कौन सा नंबर आएगा? ये इस चैप्टर की पहचान ये है, ये पहचान इस चैप्टर की। x बिलोंग्स टू b n, p। तो जो b जो है, b का मतलब होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना सर, ये तो इंटीग्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं, वो pd था, ये bd है। x बिलोंग्स टू b n, p, n इक्वल्स टू 5, p इक्वल्स टू 1/3। लग जाओ, बोलो आंसर कौन सा मैच हो रहा है? B. बॉम्बे 40 हो by रहा है? 243. 40 Yes, by sir. 243, ऑल राइट। देखते हैं, औरंगाबाद आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसका औरंगाबाद आया और जिसका बॉम्बे आया, दोनों भी एक्यूरेटली होंगे। फिर कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हो जाती है। n इक्वल्स टू p है, n इक्वल्स टू 5 है, नॉट p। अगर तुम्हारे पास n इक्वल टू 5 का वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है तो वहां से वो कुछ यूज का है नहीं। p का वैल्यू 1/3 है,
तो P प्लस Q अगर 1 है उसमें तुम्हारे क्या बोलते हैं, P का वैल्यू अगर 1/3 तो Q कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से 2/3 बन रहा है यहाँ। 2/3। तुम्हारे पास P है, तुम्हारे पास Q है, तुम्हारे पास N है। अब क्या पूछा गया है तुमसे, तुमको प्रोबेबिलिटी पूछा है 2 और 4 के बीच में, और 2 और 4 के बीच में से कौन सा नंबर है तुम्हारे पास, 3 तो है ना, इसमें 2 है ना इसमें 4 है, दोनों के बीच वाला नंबर चाहिए जो 3 है। तो अगर R का वैल्यू अगर 3 आया है तो सॉल्व कर लो ना, NCR तो मतलब 5C3, P के पावर में 3, Q के पावर में 2 जाएगा, दोनों का डिफरेंस। देखो 5 बार इवेंट हो रहा है, उसमें से 3 बार तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हो रही है, और 2 बार ऑब्वियसली वो होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हैपनिंग का क्या है, प्रोबेबिलिटी हैपनिंग कितना दिया है तुम्हारे पास, P का वैल्यू 1/3 है, Q तुम्हारा 2/3 है, तो 5/3 ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, इसको सॉल्व कर लो खाली। कितना आएगा, 5 3 जा ये 5C2 10 आएगा, आई गेस ये 10 है। 1/3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4, ये बन रहा है तुम्हारा 9। तो 40/2 43 आंसर होना चाहिए, बॉम्बे शुड बी आंसर, नॉट औरंगाबाद। हेलो, कहाँ गलत हो गए, बाकी लोग कहाँ चल गए, आ गया। आ गया, हाँ सर, राइट है। राइट आया, ठीक है, ऑल राइट, चलो ठीक है, जो भी लोग डिस्कनेक्ट हो गए छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 5, ये नया पैटर्न है एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो। X follows the binomial distribution with parameters. ये दिया क्या है, देखो x इक्वल टू 4 का मतलब ये दिया क्या है, 9 टाइम्स p ऑफ 4, जे में भी आया हुआ क्वेश्चन है कैसी है, इज इक्वल टू p ऑफ 2 दिया है, ऐसा ये इक्वेशन दी है तुमको, इसको सॉल्व करना है। 9 टाइम्स p ऑफ 4 इज इक्वल टू p ऑफ 2, वैल्यू रखो, आंसर बताओ। n का वैल्यू 6 है तुम्हारे पास, आई गेस p एंड q दोनों ही निकालना है, क्या p निकालना है, ओके तो q को p में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस p से। वन बाय फोर ए। 1/4, ओके कैसे कर रहे हो, 9 टाइम्स p ऑफ 4 दिया है, 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स p ऑफ 4 का वैल्यू क्या होता है, कितना, 64, p का रेस टू 4, q का रेस टू 2, NCR p रेस टू r q रेस टू n माइनस r इज इक्वल्स टू p ऑफ 2 है, तो ये क्या बना 62, p का पावर 2, q का पावर 4, यहां तक तो बना होगा तुम सभी का, क्योंकि ये गिवन कंडीशन थी। अब उसमें हुआ क्या, इस स्क्वायर ने यहाँ पे स्क्वायर लाया और इसने यहाँ पे स्क्वायर लाया, तो इक्वेशन क्या बना मेरा, 9 इंटू ये 62 ही है, ये बना तुम्हारा 62 इक्वल्स टू क्यू का स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आई गेस, क्योंकि NCR होता है NC n-r। अब तुमको अगर ऐसा लिखना है 100C99, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100C1, क्योंकि NCR इज इक्वल्स टू NC n-r, ठीक है। अब ये होने के बाद तुम जब यहाँ पे रख रहे हो तो वैल्यूज पुट कर दो, 62 वैसे भी कैंसिल हो रहा है, मेरे को खाली p का वैल्यू चाहिए, तो इस q को मेरे काम करनी है, तो q को 1 माइनस p रख दो, तो 9 टाइम्स p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस p का होल स्क्वायर। ऑप्शन यूज करो जरा, कौन सा मैच हो रहा है फिर, ऑप्शन यूज करके बताना कौन सा आ रहा है, औरंगाबाद आ रहा है, देखो मेंस में भी आया था क्वेश्चन आगे से ये इसी साल, ऐसे ही टाइप का कुछ बीडी के ऊपर, क्योंकि मेंस में भी आता है ये पॉइंट। नहीं समझा सर। नहीं समझा,
ये जो है, ठीक है वापस बोलता हूँ, देखना यहाँ पे, ये जो है P ऑफ R जो होता है, ये फॉर्मूला होता है NCR P रेस टू R Q रेस टू N माइनस R। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई चीज अगर n बार हो रही है, n बार, तो उसमें से तुमको r बार चाहिए, खाली पूरा नहीं चाहिए तुमको, पूरा n का n नहीं होना। n बार थिंग्स आर हैपनिंग, उसमें से तुमको r चाहिए, इसलिए इसको लिखते हैं P ऑफ R। तो इसी को लिखने का तरीका ऐसा है, P ऑफ X इज इक्वल टू R, जो होता है NCR P रेस टू R Q रेस टू N माइनस R। अब यहाँ पे दिया क्या था तुझको, इक्वेशन में दिया क्या था, देखो 9 टाइम्स P x इक्वल टू 4 इक्वल टू P टाइम्स x इक्वल टू 2। मतलब ये ऐसा दिया है 9 टाइम्स, थोड़ा मैं इतना यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, इसमें दिया ऐसा है कि 9 टाइम्स P ऑफ 4 इज इक्वल टू P ऑफ 2। मैंने उस फॉर्मूले लगाए दोनों के। अब तुमको पता है इसमें n का वैल्यू कितना है, इस इक्वेशन में n का वैल्यू कितना है, 6 है, तो ये क्या बना 9 टाइम्स 64। अब हमको पता है r का वैल्यू p के पावर में जाता है, तो p का वैल्यू बन गया 4। वैसे q का दो मतलब 6 में से 4 बार हो रहा है, 2 बार नहीं हो रहा है, तो q का वैल्यू 2 बन रहा है। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट वाला फॉर्मूला। सेम अभी राइट वाले को लगा रहा हूं मैं, इस वाले को, तुम्हारा कैसा बन रहा है 62 p का स्क्वायर q रेस टू 4। दोनों को सॉल्व करना है खाली। बस मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया वो ऐसा था, NCR हो जाता है NCN माइनस R हो जाता है। तो तुम्हारा अगर वैल्यू यहाँ पे दिख रहा था 64, इसको लिख सकते हो 62 और तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। होपफुली समझा होगा अभी। यस सर। बाकी लोग डिस्कनेक्ट क्यों हो गए इतने जल्दी, टाइम हो गया क्या, क्या टाइम हुआ अभी? 5 ओ 5 से आगे निकल गए क्या हम लोग? चलो ठीक है, इसकी मैं शीट भेज देता हूँ BD PD की, उसमें से तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना अभी फिर।